वेलकम बैक। और अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है आजकल के रूस कहाँ है, चीन क्या है, कहाँ है इस पूरी जंग में, क्या वो सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रहेंगे। तो रूस से आगाज़ करते हैं। रूस हाँ बिल्कुल ईरान का एक इत्तेहादी है। ईरान ने ड्रोन्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी फराहम की है रूस को, जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, काफ़ी करामत भी साबित हुई। ईरान को इसके बदले में कई बिलियन डॉलर भी मिले, जिसको ईरान को इसकी शदीद ज़रूरत थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रूस इस जंग में दाखिल होगा या दाखिल होना चाहता है या दाखिल हो भी सकता है। रूस और इजराइल की भी एक डी फैक्टो नॉन अग्रेशन पैक्ट है कि हम आपके साथ पंगा नहीं लेंगे, इसके बदले में आप यूक्रेन को हथियार और वेपन सिस्टम्स फराहम नहीं करेंगे। दूसरी जानब वो ट्रंप को भी नहीं तंग करना चाह रहे, क्योंकि फिर वो ये नहीं चाहते कि अगर ट्रंप को नाराज़ किया तो शायद वो यूक्रेन की सपोर्ट बढ़ा दे। बल्कि मैं तो इस तरह देख रहा हूँ कि रूस को कई फ़ायदे हैं इस जंग से, डिपेंडिंग कि ये जंग कितनी लंबी चलती रही। एक तो उनके बयानिया की जीत है कि जी हम जंग का आगाज़ नहीं करते, बल्कि असल जंगी जुनून तो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों में पाया जाता है। दूसरा कि इंटरसेप्टर्स और मिलिट्री सप्लाईज की तो हम रोज़ाना ही बात कर रहे होते हैं। जो माल इस वक्त गल्फ में तैनात भेजा जा रहा है, वो जाहिर है कि यूक्रेन के स्टॉक्स को भी इससे फ़र्क पड़ता है। तो जितनी लंबी जंग चले रूस के फ़ायदे में है। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तेल, इस जंग के शुरू होने से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। रूस का जो तेल है, क्योंकि वो सैंक्शन ज़दा है, वो डिस्काउंट पर बिक रहा था, अब वो डिस्काउंट पर नहीं बिकेगा। अगर ये जंग कई हफ्तों तक, एक महीने तक चलती रही तो शायद रूस को जितना नुकसान हुआ है तेल में वो पूरा कर देगा। और चीन की भी डिपेंडेंस रूस पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब ईरान का अगर आपको तेल नहीं मिल रहा तो फिर आपको रूस से ही लेना होगा। तो ये टू वे स्ट्रीट यहाँ पर चल रही है। अब आते हैं चीन के जानिब। अब एक जाविये से अगर हम देखें तो पिछले कई माह में जो कुछ हुआ है वो एक तरह से चीन को कंटेन किया जा रहा है। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में चीन का करीबी इत्तेहादी था। 1998 से इनकी रिलेशनशिप्स बेहतर हुई हैं। 3% चीन का जो तेल है वो वेनेजुएला से आता था, और वेनेजुएला को कर्जा चीनी कर्जे भी हैं तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर के। अब वहाँ पर क्योंकि रजीम चेंज हो गई है, हमें नहीं पता कि इस तेल का क्या होगा और ये कर्जा दिया जाएगा भाई या नहीं दिया जाएगा। अब हम आते हैं ईरान की जानिब। अब आपको पता है कि 11 से 15% जो कुल चीन तेल इंपोर्ट करती हैं वो ईरान से आता था। ईरान के 80% ऑयल का ख़रीदार चीन ही था। 2016 में शी जिनपिंग ने ईरान का दौरा किया और उसके 5 साल बाद ईरान और चीन ने एक 25 साला पार्टनरशिप के पेपर्स पर दस्तखत की, जिसके तहत चीन ने अगले 25 सालों में $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट करनी थी ईरान में, और कहा जाता है कि इसमें सिक्योरिटी ताउन की भी बात की गई थी। इनफैक्ट सिर्फ पिछले हफ्ते ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि ईरान चीन के साथ एक डील कर रहा है एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स खरीदने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बहुत देर हो गई है। तो एक तरह से कई लोगों का कहना है कि एक एक करके चीन के जो इत्तेहादी हैं और जो ऑयल सप्लायर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। दे आर बीइंग ऑफ द बोर्ड। और मेरी नज़र में जो शायद सबसे बड़ा ख़तरा है चीन को, वो है चीन की रेपुटेशन को। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई ममालिक दुनिया में शायद देख रहे हैं चीन की तरफ और कह रहे हैं कि यार अगर हम इनके साथ मिल जाएं तो शायद हम सिक्योर हों, लेकिन अगर आप इस तरह अपने इत्तेहादियों को नहीं बचा सकते तो फिर उस सिक्योरिटी की क्या वैल्यू बनती है। और माना कि चीन इस पोजीशन में नहीं है, चीन की जो फ़ौज है उसका जो नंबर 1 मकसद है वो है चीन का दिफा करना। उनकी वो वाली फ़ौज नहीं है जैसे अमेरिका की फ़ौज है, जिसके पास फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसके पास सबमरीन्स हैं, जो कहीं और जाके किसी और खित्ते में प्रोजेक्ट कर सके अपने पावर को। लेकिन अगेन ये सवाल बनता है कि चीन की जो इस वक्त इंतहाई एक बज़ाहिर हैंड्स ऑफ पॉलिसी है, क्या ये चीन के फ़ायदे में है या शायद चीन की सोच इतनी गहरी है कि हम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। तो आज हमने दावत दी इल्हान नियाज़ साहब को। आप प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, आप रिसर्चर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। अभी हाल में इन्होंने एक किताब लिखी है
कॉल्ड न्यू वर्ल्ड एम्पायर्स, जो कुछ माह में पाकिस्तान में भी दस्तयाब होगी। इल्हान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अभी कुछ माह कबल आपने एक मजमून भी लिखी थी, आई थिंक इट वाज कॉल्ड द स्लीपिंग सुपर पावर, जिसमें आपने कुछ तनकीद की थी चीन पर कि जी अगर आप इस तरह बैठे रहेंगे तो आपके आंखों के सामने हाथ पांव कट जाएंगे, हाथ पांव आपके कट जाएंगे। आपको चीन का एटीट्यूड इस वक्त कैसे लग रहा है? क्या वो कुछ कर भी सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? जी Raj, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। और एक चीज़ जो हमें हमेशा समझनी चाहिए जब हम किसी भी स्टेट की पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि हर रियासत में जो उसकी अस्करी या इंतज़ामी या सियासी क़यादत है और उनके साथ जो इदारे हैं, वो चीज़ों के आदी हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से जब वो मनसूबा बंदी कर लेते हैं तो फिर उसी पाथ पे वो आगे चले जाते हैं। चीन का अगर हम ये देखें तो 1980 के बाद उन्होंने पॉलिसी ये इख्तियार की कि हमने बेसिकली किसी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा उस तरह से ओवर्टली नहीं करना, और हम फोकस करेंगे अपनी अंदरूनी जो है तरक्की पर, खुशहाली पे, बाकी इन चीज़ों पर। और ये पॉलिसी जो है 1980 से लेके अब तक बहुत कामयाबी से चीन ने इम्प्लीमेंट भी की है। मसला ऑफ कोर्स ये होता है इन डिसीजन मेकर्स का कि जब हालात जो है बदलना शुरू हो जाते हैं, तो जिन हालात में चीन ने ये पॉलिसी बनाई थी, अब वो हालात जो हैं दुनिया में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? पार्टली बिकॉज ऑफ चाइनाज ओन सक्सेस, कि इंक्रीजिंगली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिसमें से यूएसए है, अगर आप ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन देखें और बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन देखें, तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि इन दो एडमिनिस्ट्रेशंस में एक नया जो है कंसेंसस बना कि बेसिकली चीन जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म कंपेटिटर है जी। और अब हमने जो है चीन को जो है कंटेन करना होगा। उनकी जो फर्दर डेवलपमेंट है अब हमारे हक में नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो उस सिलसिले में अगर आप वेस्ट की सोच के ऊपर आप थोड़ा सा देखें, तो जो वेस्ट की थिंकिंग है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर, वो बुनियादी तौर पे एक ज़ीरो सम थिंकिंग है। यानी कि अगर मेरा फ़ायदा होता है तो इम्प्लिसिटली दूसरे का नुकसान हो रहा है, और अगर दूसरे का फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा नुकसान हो रहा है। इस नज़रिए के मुताबिक चीन को अब मज़ीद अगर ये डेवलप होता है, ताकतवर होता है, तो ये वेस्ट की ओवरऑल सिस्टम में जो उनका राज है उसको चैलेंज करेगा। अब वेस्ट को जो है चीन की नीयत से कोई जो है दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या चीन के पास ये पोटेंशियल है, क्या चीन इस काबिल हो रहा है कि वो हमें चैलेंज करे। और जब वेस्ट ये असेस कर लेता है कि आप में ये कैपेबिलिटी आ रही है, तो फिर वो आपके साथ क्या करते हैं? आपके साथ कोल्ड वॉर करना शुरू कर देते हैं या हॉट वॉर करना शुरू कर देते हैं। तो जो ट्रंप की पॉलिसी है वो एक लिहाज से इस कंसेंसस की एक्सेलरेशन है कि ट्रेड के ऊपर चीन को कंटेन करना चाहते हैं, जो चीन की करेंसी की इंटरनेशनल यूजेज है उसको कंटेन करना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये करना चाहते हैं कि वो जितने भी ऐसे मुल्क हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसे कि ईरान है, जो चीन के करीब हैं या जिनके साथ चीन पोटेंशियली एक अलायंस बना सकता है, उनको अब न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। जिसको आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ चीफ कंटेनमेंट। आपकी बात काट रहा हूं, इस बात को आपको एहसास है, हमें भी एहसास है, चीन को इस बात का कितना एहसास है, ये हम सवाल आपसे पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
جی الان، بات ہو رہی ہے چین اور ایران کی، اور اگین ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں یہاں ایران کی، آپ نے تو سمجھا دیا کہ ان کا اوور آل پالیسی ہے، واٹ ول اٹ ٹیک کہ چائنا اب یہ سمجھ جائے کہ جی اب وہ ہم پرانی دنیا میں نہیں رہ رہے، اس وقت اگر وہ ایران کی مدد کرنا بھی چاہے تو کیا وہ کر بھی سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو کیسے؟ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی وجہ سے بہت ساری جو امریکہ کی ملٹری پاور ہے وہ مڈل ایسٹ میں ڈپلائیڈ ہے اور وہ ادھر لاکڈ رہتی ہے. اسرائیل بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر پاتا جب تک امریکہ اس کا ساتھ نہ دے، بہت بیک اینڈ سپورٹ اور اب فرنٹ اینڈ سپورٹ. بالکل. اگر ایران تباہ ہو جاتا ہے اور ہار جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ایک آزاد ملک کے طور پہ، ایک ویسل سٹیٹ بن جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اور مختلف اس کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کے تمام جو مڈل ایسٹ میں ایسیٹس ہیں، ریسورسز ہیں، جو ایران کے ساتھ ٹائیڈ ڈاؤن تھے، وہ اب امریکہ جو ہے چین کے خلاف تائیوان کو فردر بٹریس کرنے میں لگا سکتا ہے. بالکل. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جاپان میں سنائی تاکےئیچی کی گورنمنٹ نے بہت بڑی اکثریت سے پچھلی الیکشن جیتی ہے، اتنی بڑی اکثریت کہ اب وہ اپنا آئین جو ہے وہ امینڈ کر سکتے ہیں، اور اس نے خود بھی کہا ہے کہ وہ تائیوان میں خاص طور پہ جاپان کی دفاعی پالیسی کو سمجھتی ہے کہ وہاں پر اپلائی ہونی چاہیے، جس کے اوپر چین نے بھی جو ہے ان کی تنقید کی ہے. اس کا مطلب یہ سارا یہ ہے کہ اگر امریکن یہاں پر جیت جاتے ہیں اور ایسٹ ایشیا میں چین کو کنٹین کرنے کے لیے زیادہ ریسورسز ڈپلوائے کرتے ہیں، تو پھر چین جو ہے وہ تو تائیوان کے بارے میں بھول جائے، بیکاز تائیوان جو ہے وہ پھر امریکہ وہاں پر ایسی زبردست جو ہے اپنی فوج اور اپنی نیوی ڈپلوائے کرے گا جاپان کے ساتھ. تو میرے ذہن میں اعلان صاحب پھر یہ آ رہا ہے کہ یہ سنہری موقع نہیں ہے کہ تائیوان کی طرف ذرا توجہ دیں شی جن پنگ صاحب؟ تو دو چیزیں ہیں جو چین کر سکتا ہے، جو ایک زمانے میں وہ کرتا بھی تھا، ماؤ کے دور کو اگر آپ دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تائیوان پہ ملٹری پریشر ڈالنا شروع کرے، ملٹری ایکسرسائز کرے، اٹیکس کا سیمولیٹ کرے، تھریٹن کرے. دوسرا یہ کر سکتا ہے کہ ایران کو زیادہ لوجسٹیکل ہیلپ دینا شروع کرے، کہ جو ایران کے مٹیریل لاسز ہیں، لیٹ سے لانچرز میں لاسز ہیں یا میسائلز میں لاسز ہیں یا ایئر ڈیفنس ایسیٹس میں لاسز ہیں، ان کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ایک پراپر جو ہے منصوبہ بنائے اور ان کو یہ اسلحہ فراہم کرنا شروع کرے اور کھلے عام کرنا شروع کرے. جیسے کہ کولڈ وار میں ہوتا تھا کہ اگر ایک طرف امریکہ آپ کو دے رہا ہے تو دوسری طرف سوویٹس آپ کو دے رہے ہیں. مگر مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو چینی قیادت ہے وہ اس کام پر آگے کچھ زیادہ سوچے گی، وہ نہیں کرے گی. تو ایران نے جو بھی لڑائی لڑنی ہے، تھوڑا بہت ٹھیک ہے اس کو روس سے بھی شاید مل جائے، تھوڑا بہت چین بھی اس کے ساتھ مل جائے، بٹ ایران نے جو ہے بیسکلی اپنی ہی جو ہے پاور کے بیسس پر، اپنی ہی جو ہے سیکریفائسز کے بیسس پر یا پیرش کرنا ہے یا پریویل کرنا ہے. سو آئی تھنک کہ جو چائنیز تھنکنگ ہے وہ ابھی اسی ہی پاتھ ڈپینڈنسی میں لاکڈ ہے، اور مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آتا کہ ایگزیکٹلی کس قسم کا حادثہ جو ہے ضروری ہے. وہ انہیں ہلا کس چیز کا انتظار ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے، منصوبہ بندی کرتے رہیں گے، لیکن دشمن نے اپنے گھر کو آگ لگا دی ہے، تو آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ. اٹس ٹو لیٹ. الہان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو مچ. کل بھی ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی ایران کی جنگ کی مزید کوریج کرنے کے لیے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. جی اجازت دیجیے، خدا حافظ.